Hello dear students, today we are going to start our last topic of this chapter, that is on page number 149 in your NCERT book, and the name of the topic is political changes. As we very well known about economic crisis in Europe during 14th century. तो क्या हो रहा था 14th century में इकोनॉमिक क्राइसिस यूरोप ने फेस किए थे, तो जिसकी वजह से क्या हो गए थे 15 और 16 सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया, 15 और 16 सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया तो वापस से क्या हो गई थी, जो पावर थी वो किंग्स के हाथ में आ गई थी. किसके हाथ में आ गई थी? पावर्स जो थी वो किंग्स के हाथ में आ गई थी. कैसे आ गई थी इसके बारे में हम बात करते हैं. तो हमने पहले भी बात की थी फ्यूडल लेवाइस के बारे में. क्या बात की थी? फ्यूडल लेवाइस के बारे में, यानी पीजेंट जो थे वो एज अ मिलिट्री फोर्स रिक्रूट किए जाते थे एक स्टेट के अंदर, जिसे हम फ्यूडल लेवाइस कहते थे. अब ये जो फ्यूडल लेवाइस था ना, वो क्या कर दिया था, किंग ने बंद कर दिया था, और उनकी जगह किसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी थी? ऑफ प्रोफेशनल्स जो लोग थे, यानी जो प्रोफेशनल्स आर्मी थी, ऑफिसर्स जो थे जो आर्मी स्किल्स के बारे में जानते थे, यानी गन्स वगैरह को यूज़ करना जानते थे, या और भी जो वॉर स्किल्स होती हैं या आर्मी स्किल्स होती हैं उनको जानते थे, उन्हें उन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया था, यानी नौकरियों पे रखना शुरू कर दिया था. तो उन्हें क्या देनी पड़ती थी? सैलरीज देनी पड़ती थी, या वेजेस, जो भी उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट था जो उन्हें देना पड़ता था. और वो कौन देता था? किंग देता था. कौन देता था? किंग. अब किंग के पास इतना तो खजाना नहीं था कि वो इतनी जो सैलरीज और वेजेस थी वो अपनी आर्मी ऑफिसर्स को दे सकें. तो उसकी वजह से जो किंग था ना, उसने क्या शुरू कर दिया? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे. इम्पोज्ड मोर टैक्सेस. क्या करने लग गए थे? टैक्सेस जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने शुरू कर दिए थे, और साथ ही साथ उसने ब्यूरोक्रेसी भी शुरू कर दी थी. किसने? किंग्स ने. ब्यूरोक्रेसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ भी उसने एस्टेब्लिश कर दी थी. सारी जो कंट्रोलिंग थी वो किंग खुद करने लग गया था. एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ जो थी वो खुद करने लग गया था, जिससे जो सोसाइटी में लॉर्ड्स थे ना, वो क्या हो गए थे? इनसिग्निफिकेंट हो गए थे, यानी उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही थी. तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रेस्ड हो गए थे, सप्रेस्ड हो गए थे, यानी हम कह सकते हैं डिप्रेस्ड हो गए थे, निराश हो गए थे. तो ये जो नया सिस्टम आया था ना, जिस वजह से किंग ने सारा का सारा कंट्रोल जो था खुद शुरू करने लग गए थे. मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर जो थी अब वो उनके हाथ में आ गई थी, यानी किंग के पास क्या आ गई थी? एक तो मिलिट्री पावर थी, मिलिट्री कंट्रोल कर रहे थे, और साथ ही साथ वो खुद टैक्सेस लगा रहे थे. तो फाइनेंशियल पावर जो भी थी वो भी उनके पास, यानी मॉनेटरी पावर कह लो या फाइनेंशियल पावर, एक ही बात है, वो इनके हाथ में आ गई थी. तो ओवरऑल ये क्या बन गए थे? सेंटर बन गए थे अथॉरिटी का, और लॉर्ड्स की जो सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस थी वो डिक्रीज होने लग गई थी, जिससे वो सप्रेस्ड हो गए थे या निराश हो गए थे. इस सिस्टम की वजह से जो किंग थे ना, उनको कुछ हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया? उन्होंने इन हिस्टोरियंस ने उन किंग को कहा न्यू मोनार्क्स, यानी नए तरह के राजा. तो एक न्यू मोनार्क सिस्टम जो था वो वहाँ पर एस्टेब्लिश होने लग गया था. कहाँ पर? यूरोप में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 15 to 16 सेंचुरी आफ्टर द क्राइसिस टाइम पीरियड. तो 14 सेंचुरी जो क्राइसिस टाइम पीरियड था, उसके टाइम पीरियड के बाद 15 to 16 सेंचुरी जो वो स्टेट थी वो काफ़ी बुरी हालत में हो गई थी, और जिसे किसने संभाला था? किंग ने फिर से एस्टेब्लिश किया था. तो इस सिस्टम को कुछ हिस्टोरियंस ने क्या कहा था? न्यू मोनार्क सिस्टम कहा था. क्या कहा था? न्यू मोनार्क सिस्टम कहा था. आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आया होगा. तो ऐसे कौन कौन से राजा थे जिन्हें ये न्यू मोनार्क कहा गया? कुछ नेम्स आपकी बुक में दे रखे हैं जिन्हें न्यू मोनार्क्स कहा गया था, यानी नए तरह के राजा कहा गया था. उनकी एक लिस्ट की बात कर लेते हैं हम. कहते हैं फ्रांस में कौन थे? लुइस 11 नाम के एक मोनार्क थे. ठीक है. और ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन.
अब ये नाम बड़ी इजीली लर्न हो जाएगा, मैकमिलियन, यानी यहाँ पे सी आ जाएगा। इस नाम की बुक्स भी काफ़ी आती हैं। और इंग्लैंड में हेनरी 7, और स्पेन में इजाबेल एंड फेर्डिनेंड। ये कुछ मोनार्क्स थे, यानी जिन्हें न्यू मोनार्क्स कहा गया था, जिन्होंने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। तो ये जो राजा थे ना, इन्हें न्यू मोनार्क के साथ साथ एब्सोलिस्ट रूलर भी कहा गया। क्या कहा गया? एब्सोलिस्ट रूलर भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पास क्या होती थी? अनलिमिटेड पावर होती थी। क्या होती थी? अनलिमिटेड पावर होती थी। तो इन्हें एब्सोल्यूट रूलर भी कहा गया, इन पांचों रूलर्स को। और इन्होंने ज़्यादातर क्या किया? ऐसे एरियाज़ पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जो एरियाज़ क्या थे? काफ़ी ज़्यादा वीक थे। कंट्रोल्ड ओवर वीक स्टेट्स और एरियाज़। तो पावर क्या हो गई थी? सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। क्या हो गई थी? सेंट्रलाइज्ड पावर हो गई थी। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो सपोज करो ये ए है और बी सी डी। तो ये मान लो एक सिचुएशन है जिसमें ए के पास क्या है? अथॉरिटी है, पावर है सारी। जब ये सारी की सारी अथॉरिटी को खुद यूज़ करता है और बी और सी और डी जो हैं वो एज फॉलो करते हैं इसके ऑर्डर्स को, फॉलो हिज ऑर्डर। क्या करते हैं? इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है? ए के पास है। यानी सारा कंट्रोल किसने कर रखा है? ए ने कर रखा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सपोज यही ए है, यही बी है और यही सी है और यही डी है। तो ए क्या है? अथॉरिटी है। इसने क्या किया? इसने कहा कि आप अपने एरिया, यानी इन तीनों के पास अपनी अपनी स्टेट है और ये क्या है? सारे रीजन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो इसने बी को कहा कि अपने स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आपको खुद लेने हैं। सी को कहा कि आपने अपनी स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो खुद लेने हैं, और डी को कहा कि आपने अपनी स्टेट से रिलेटेड। तो इस तरह से उसने अपने पूरे के पूरे रीजन को कंट्रोल कर रखा था। यानी उसने पावर को क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। यानी अपनी पावर को उसने बांट दिया। ओवरऑल पावर तो इसके हाथ में है, जो मेन डिसीजन लेगा वो ये लेगा, लेकिन कुछ पावर्स इनके हाथ में भी थी जो ए ने इन्हें दे रखी। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर किया गया। क्या किया गया? डिवीज़न ऑफ पावर किया गया। इसमें नो डिवीज़न ऑफ पावर था। ठीक है, आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ आ गया होगा। तो उस टाइम में जो एब्सोल्यूट रूलर थे वो क्या हो गए थे? सेंट्रलाइज हो गए थे। यानी वो जो एरिया चल रहा था वो सेंट्रलाइजेशन चल रहा था। तो इस वजह से जो नोबिलिटी थी ना, यानी जो लॉर्ड्स वाला एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था, निराश हो गया था। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या करने लगे? अपोज करने लगे। किसको? किंग्स को। किसको करने लग गए थे? किंग्स को अपोज करने लग गए थे। लेकिन इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम था, जिसके पास सारी पावर थी, अगर आप उसी के खिलाफ हो जाओगे तो आप उस सोसाइटी में ईजिली सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर नोबिलिटी ने क्या किया? एक गेम प्लान किया। क्या किया? एक गेम प्लान किया। उसने क्या कर दिया? अपोज होने की जगह ना लॉयलिस्ट पास चूज़ किया। क्या किया? लॉयलिस्ट पास चूज़ किया। वो किंग के क्या बन गए थे? लॉयल पार्टनर बन गए थे, लॉयल पर्सन बन गए थे। यानी उन्होंने किंग का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? विश्वास जीतना शुरू कर दिया। और इसी विश्वास के कारण उन्हें क्या मिल गई? न्यू एडमिनिस्ट्रेशन
पोस्ट मिल गई। यानी एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता ही है कि जो सारी कंट्रोलिंग होती है उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे ये लोग बैठने लग गए थे, कंट्रोल करने लगे थे। इस वजह से एक तो वो किंग के अंडर काम भी कर रहे थे और लोगों के आगे वो चौधरी भी बन रहे थे, मतलब जो थोड़ा बहुत कंट्रोल था या लोगों के आगे तानाशाही थी वो करने लग गए थे। तो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे वो बैठने लग गए थे। तो इस तरह से नोबिलिटी ने क्या किया, लॉयल पार्ट्स चूज़ करके किंग के अंडर काम किया और अपनी सोसाइटी में जगह बनाई, वही जगह जो पहले थी। पहले कुछ ज़्यादा कंट्रोल था लॉर्ड्स का, हमने पढ़ा भी था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन कंट्रोल ही है, एक पावर है उनके पास लोगों के सामने। तो ये जो नई इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट हासिल की, कंट्रोलिंग पोस्ट हासिल की, वो परमानेंट नेचर की थी और उस तरह से उन्होंने फ्यूडलिज्म सिस्टम को तो नहीं एस्टेब्लिश कर पाए, लेकिन मॉडिफाइड फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मॉडिफाइड फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो क्या था, पहले हमने पढ़ा था कि जो किंग्स थे ना वो अपेक्स थे। क्या थे? एपेक्स थे, यानी सुप्रीम पावर थी, सबसे ऊंची पावर थी और सारे इसके अंडर आते थे। ठीक है, तो ये नहीं था, ये सिस्टम अब फॉलो नहीं किया जा रहा था। अब जो किंग था ना वो सेंटर था। क्या था? सेंटर था। यानी पहले तो ये ट्रायंगल चल रही थी, सबसे ऊपर किंग आते थे, क्लर्जीमैन या किंग, फिर यहाँ पे नोबल्स आते थे और फिर यहाँ पे पीजेंट्स। तो यहाँ किंग हो गए, यहाँ नोबल्स हो गए और यहाँ पे पीजेंट्स हो गए। लेकिन अब वो सेंटर का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, किंग हो गया और ये उसकी पूरी की पूरी सराउंडिंग हो गई, जिसे नोबिलिटी कंट्रोल कर रही थी। क्या कर रही थी? नोबिलिटी कंट्रोल कर रही थी। तो अब जो किंग है वो सेंटर बन गया था, यानी सारे काम जो हो रहे थे वो किंग से पूछ के हो रहे थे, लेकिन कंट्रोलिंग एरिया किसके पास था? नोबिलिटी के। तो इस तरह से न्यू फ्यूडल सिस्टम वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? न्यू फ्यूडल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर किंग को सुप्रीम नहीं कहा गया बल्कि किंग को सेंटर कहा गया। किंग अब एपेक्स नहीं था बल्कि सेंटर था। ठीक है, और फिर जो नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स जो हुआ करते थे ना, वो भी क्या हो गए थे, इस फ्यूडल सिस्टम में इंक्लूड होने लग गए थे। कैसे इंक्लूड होने लग गए थे? देखो, ये किंग है, इस किंग को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। ठीक है, तो ये बैंक्स या ट्रेडर से क्या ले लेता था? उधार ले लेता था। क्या ले लेता था? उधार ले लेता था, बोरो कर लेता था। अब इसे ये बोरो मनी इसको क्यों चाहिए होती थी? जो इसने आर्मी रख रखी थी, प्रोफेशनल आर्मीज, उसे वो क्या देता था? सैलरीज देनी होती थी उसे, आर्मी को वेजेस देनी होती थी या सैलरी देनी होती थी। तो इसके लिए उसे पैसा चाहिए होता था, जो वो बैंकर्स और ट्रेडर से क्या कर लेता था? उधार ले लेता था। तो अब ये उधार चुकाने के लिए इसने क्या किया? बैंक्स और ट्रेडर्स को क्या दे दी थी? एक पावर दे दी थी। क्या दे दी थी? पावर दे दी थी। यानी वो इंक्लूड करने लग गया था इन लोगों को अपने कोर्ट में, असेस टू कोर्ट, यानी ये भी कोर्ट में आ सकते थे। तो फ्यूडल सिस्टम में कुछ नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स भी इंक्लूड किए गए। तो ये हो गए नॉन फ्यूडल, क्योंकि हमने फ्यूडल सिस्टम में इन दो एलिमेंट्स की बात ही नहीं की। तो नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स क्या हो गए थे? इंक्लूड होने शुरू हो गए थे इन मॉडिफाइड फ्यूडल सिस्टम। तो ये आप पूरा लिख लेना। तो इस तरह से वहाँ पे कुछ चेंजेस आने लग गए थे। हम ऑब्वियसली पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ पे चेंजेस आने लग गए थे। और क्या आने लग गए थे? अगर हम फ्रांस की बात करें, किसकी बात करें? फ्रांस की बात करें, तो वहाँ पे पार्लियामेंट भी क्या हो गई थी? एस्टेब्लिश कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर दी गई थी। और वो किसने एस्टेब्लिश की थी? लुइस 13 नाम के जो किंग थे, जो बहुत ही माइनर एज के किंग थे, यानी छोटी उम्र के किंग थे, जिन्हें चाइल्ड किंग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाइल्ड किंग भी कहा जाता था। उन्होंने पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश किया था और उस पार्लियामेंट में क्या होते थे? एस्टेट जनरल होते थे, यानी 3 हाउसेज में ये पार्लियामेंट जो थी वो डिवाइडेड थी। और ये तीनों हाउसेज जो थे वो तीनों ऑर्डर्स को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। हमारा फर्स्ट ऑर्डर था क्लर्जी, और सेकंड ऑर्डर में थे नोबल्स, और थर्ड में थे पीजेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पे पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश कर दिया गया, जहाँ पे सारी मीटिंग्स वगैरह की जाती थी। तो ये पार्लियामेंट सेशन वहाँ पे चल रहा था। जो लास्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 1614 में।
कब हुआ था? 1614 में। और 1614 के बाद का जो टाइम पीरियड था, और उसके बाद 1789 का एक टाइम पीरियड आया जहाँ पे फिर से पार्लियामेंट सेशन किया गया या पार्लियामेंट को बनाया गया। क्या किया गया? पार्लियामेंट को बनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस था ना, वो क्या बन गया था? एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। क्या बन गया था? रिपब्लिक कंट्री। तो फ्रांस जो है वो आज भी क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री का है। जैसे हमारी इंडिया जो है वो रिपब्लिक कंट्री है, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो इस तरह की वो फ्रांस जो थी वो रिपब्लिक कंट्री बन गया था। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड की। किसकी? इंग्लैंड की। तो हमें याद है, हमने ये बात भी की थी कि जब 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड था तो इंग्लैंड में एक जर्मैनिक ट्राइब आया था जिसे हम एंग्लो सेक्शंस कहते हैं। हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। एंग्लो सेक्शंस नाम का एक जर्मैनिक ट्राइब आया था। इन्होंने भी क्या किया था? पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश किया था। क्या किया था? पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश किया था। और इनकी जो मीटिंग हुआ करती थी वो ग्रेट काउंसिल के नाम से हुआ करती थी। किसके नाम से? ग्रेट काउंसिल्स के नाम से। और इसमें 2 हाउसेज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 2 हाउसेज हुआ करते थे। एक जो हाउस था वो लॉर्ड्स और नोबल्स के लिए था, और एक जो हाउस था वो कॉमन्स के लिए था। ठीक है, तो एक था हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें लॉर्ड्स और क्लर्जी दोनों आते थे। एक था हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें पब्लिक आती थी। क्या आती थी? पब्लिक आती थी। तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट किया गया। ग्रेट काउंसिल नाम के वहाँ पे सेशन हुआ करते थे, और ये 2 हाउसेज में डिवाइड था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर क्या हुआ था? एक राजा आया था, एक मोनार्क आया था जिसका नाम था चार्ल्स। क्या था? किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स ने क्या किया था? ये पार्लियामेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। क्या कर दिया था? पार्लियामेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। इसकी वजह से जो पब्लिक थी वो इसके अपोज्ड हो गई थी। क्या हो गई थी? अपोज्ड हो गई थी, और इसका मर्डर करवा दिया गया था। क्या करवा दिया गया था? मर्डर करवा दिया गया था। और फिर से क्या हुआ था यहाँ पे? फिर क्या हो गया था? यहाँ पे रिपब्लिक शुरू हो गया था, क्योंकि पब्लिक का हाथ हो गया था। तो यहाँ पे रिपब्लिक कंट्री, ये भी रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। और कुछ टाइम के बाद ये रिपब्लिक कंट्री जो थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी रिपब्लिक सिस्टम वहाँ पे ख़त्म हो गया था। और कौन सा सिस्टम आ गया था? मोनार्क का सिस्टम, यानी फिर से राजा लोग आ गए थे, प्लस वो क्या लेकर आए? पार्लियामेंट सेशंस भी, यानी वहाँ पे पार्लियामेंट भी है और मोनार्क भी। इसलिए कहा जाता है कि जो इंग्लैंड है वो आज भी क्या है? मोनार्क्स है। क्या है? मोनार्क है, यानी मोनार्की सिस्टम वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया। तो ये कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे यूरोप के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी लेंदी टॉपिक है लेकिन काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने मोनार्की सिस्टम के बारे में, रिपब्लिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, न्यू मॉडिफाइड फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा, ये भी पढ़ा कि लॉर्ड्स ने कैसे अपनी लॉयल्टी के बेस पे एक पोस्ट हासिल कर दी थी, और यहाँ पे जो किंग था वो सेंटर बन गया था पावर का, ना कि सुप्रीम था। कुछ हमने एब्सोल्यूट किंग्स के बारे में भी बात की। तो ये सारी बातें हमने की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, if you have any doubt please let me know, otherwise in our next lecture we will start a new chapter. So prepare your notes for this chapter timely, do your work neatly, and don't forget to pray for everyone, and may God make the situation of world favorably. See you in next lecture. Till then, take care. Thank you.